देखते हैं कि लगभग जो साहित्य है इसके बारे में आज की के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो सिर्फ कविता ही साहित्य नहीं है, बल्कि साहित्य में गद्य की अनेक विधाएं भी आती हैं। और इसके पश्चात फिर मैं दूसरा जो भाग है हमारे विषय का, व्यक्तित्व के संबंध में बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्तित्व है वो उसका अर्थ है मनुष्य के व्यवहार की वह शैली जिसे वह अपने आंतरिक और बाह्य गुणों पर प्रकट करता है। व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन होता है उसके बातचीत करने के ढंग से, उसकी वेशभूषा से और उसके आंगिक अभिनय से, और आंतरिक गुण है उसकी अंतः प्रेरणा और उद्देश्य, संवेग और इच्छा इत्यादि। तो ये दो भाग हैं हमारे इस विषय के, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच दो परम सम्माननीय वक्ता उपस्थित हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस वेबिनार के माध्यम से साहित्य और व्यक्तित्व के विकास का क्या संबंध है, ये वेबिनार निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। अब विषय की संक्षिप्त भूमिका के लिए मैं हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्राध्यापक, अंग्रेजी के बड़े साहित्यकार, IQAC के समन्वयक डॉक्टर आशीष गुप्ता सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे विषय की भूमिका संक्षेप में आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय गुप्ता सर। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय बैतूल को साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस तरीके के वेबिनार को रखने में हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया। साथ ही मैं डहरिया मैडम को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस सारी कार्यक्रम की रूपरेखा में उनकी एक बड़ी महती भूमिका रही है। ये हम लोगों ने इस बार हिंदी और अंग्रेजी भाषा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रयास किया है कि हमने हमारे जो प्रबुद्ध वक्ता हैं डॉक्टर अमर सिंह, वह अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, अध्यक्ष हैं अध्ययन मंडल छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के, और डॉक्टर खेमराज मगरदे हिंदी के जाना माना नाम है। शोध निर्देशन में बहुत सारे लोगों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने PhD प्राप्त की है। तो उनका विस्तृत परिचय तो डहरिया मैडम आपको बाद में देंगी। मैं स्वागत करता हूं दोनों हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं का। आपको बताना ये चाहता हूं कि गर्ल्स कॉलेज हमारा स्टाफ बड़ा सीमित है, लेकिन उसके बाद भी निरंतर यहाँ वेबिनार्स होते रहते हैं, और हमने यही सोचा कि क्यों ना इस बार भाषा का एक संयुक्त वेबिनार आयोजित किया जाए। इसलिए हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों के वक्ताओं का समागम यहाँ पर किया हुआ है। आदरणीय डहरिया मैडम ने मुझे कहा कि मैं संक्षिप्त में आज के वेबिनार के विषय के बारे में कुछ कहूं। तो हालांकि साहित्य की वो काफी विद्वान है और उन्होंने साहित्य के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में आपको कहा। जहां तक मेरी समझ है, साहित्य को परिभाषित करना एक अत्यंत कठिन काम होता है। जैसे पानी की कोई आकृति नहीं होती, जिस सांचे में डाल लो ढल जाता है, उसी तरह का तरल शब्द है साहित्य। कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, जीवनी हो, रेखा चित्र हो, ट्रेवलॉग हो, वृतांत हो, समालोचना हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साहित्य में समावेशित है। साथियों, स्टूडेंट्स, संस्कृत में एक शब्द होता है वांग्मय। वांग्मय मतलब भाषा के माध्यम से जो कुछ भी कहा जा रहा है वह वांग्मय है। संस्कृत के इस शब्द को हिंदी में हम अगर समझने की कोशिश करें तो इसकी व्याख्या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जहां शब्द और अर्थ दोनों का भाव समाहित हो वह साहित्य कहलाता है। किसी का माइक चालू है, आप माइक म्यूट कर लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साहित्य वो चीज होती है जिसमें कोई भी चीज अनर्थक नहीं होती है। अर्थ होता है, भाव होता है। जहां पर साहित्यकार, कोई लेखक अपनी मर्म को आपके सामने रेखांकित करना चाहता है और जो रीडर के सीधे हृदय में उतर जाता है, वही सब साहित्य होता है। जहां तक व्यक्तित्व की बात है तो व्यक्तित्व अंग्रेजी का एक शब्द है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी का ओरिजिन है एक लैटिन शब्द जिसको कहते हैं पर्सोना। पर्सोना एक प्रकार का मास्क या मुख आवरण होता है और जिसका उपयोग यूनानी नाटकों में भाग लेने वाले पात्र किया करते थे।
यह नकाब चेहरे पर लगा लेने से स्पष्ट पता चल जाता था कि इस पात्र की भूमिका क्या है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि यदि शाब्दिक अर्थ में हम व्यक्तित्व को देखें तो कुल मिलाकर यह मनुष्य की बाह्य रूपरेखा को, उसकी वेशभूषा को, उसकी चाल ढाल को रूपांकित करता है। यानी साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व मतलब हम बाह्य आवरण समझते हैं, लेकिन यह सतही दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है, बड़ी अच्छी गाड़ी से उतर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि अच्छा आदमी है। और यदि कोई सच में अच्छा आदमी है लेकिन उसके कपड़े मैले कुचैले हैं, बेढंगा है, तो हम कहते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं है। तो यह सतही विश्लेषण होता है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व के संबंध में एक अन्य दृष्टिकोण होता है तात्विक दृष्टिकोण। तात्विक दृष्टिकोण वह कहलाता है जो व्यक्ति के स्थायी गुणों की व्याख्या करता है। यानी कोई व्यक्ति अपने अंदर कितने गुणों को समाहित किया हुआ है, उन सारी चीजों को रूपांकित करता है तात्विक। तो हम कह सकते हैं कि तात्विक और सतही यह दोनों को मिलाना अत्यंत जरूरी है, तब कहीं जाकर व्यक्तित्व विकास की हम बात कर सकते हैं। पहले तो व्यक्तित्व की, और जहां तक व्यक्तित्व विकास और साहित्य आज का हमने जो विषय रखा हुआ है, तो समाज की उन्नति में साहित्य का एक अत्यंत योगदान है व्यक्तित्व विकास में। अमीर खुसरो से लेकर हम तुलसी ले, कबीर ले, जायसी ले, रहीम ले, प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, नागार्जुन, या पाश्चात्य साहित्य में यदि हम चौसर, शेक्सपियर, डिकेंस, इलियट, इन सब की बात करें तो इन सारे रचनाकारों ने समाज के नवनिर्माण में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। तो हम यदि साहित्य शब्द की और चीरफाड़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमको एक बड़ा छुपा हुआ आयाम दिखता है कि साहित्य से हुआ है व्यक्तित्व का विकास, और व्यक्ति का विकास यदि है तो समाज का विकास निश्चित रूप से। ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि हमें इंतजार है आज के हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं को सुनने का। आज का विषय साहित्य और व्यक्तित्व विकास। इन सब के लिए औपचारिक रूप से कार्यक्रम को जारी रखने के लिए धन्यवाद सर। अभी हम सबके समक्ष सर ने बहुत अच्छा साहित्य और व्यक्तित्व विकास, साहित्य किस तरह समाज के लिए उपयोगी है, और अब बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ के लिए महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर विद्या चौधरी मैडम को आमंत्रित करती हूँ। वे हमेशा ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए हमें प्रेरित करती रहती हैं। बहुत आदर के साथ मैडम चौधरी को, प्राचार्य मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर के यहाँ पर इस कार्यक्रम का वेबिनार का शुभारंभ करें। आदरणीय मैडम। नमस्कार। आदरणीय अमर सर और मगरदे सर, ये हमारे महाविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे प्रबुद्ध वक्ता हम जैसे छोटे से महाविद्यालय में अपने ज्ञान भरे विचार हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय परिवार के सदस्य सभी मिलजुल करके इस तरह के कार्यक्रम को करने में हमेशा लगे रहते हैं। तो मैं मेरे महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद भी दे रही हूँ, और साथ में मैं कहना चाह रही हूँ कि महाविद्यालय का 2 विभाग है, हमारा अंग्रेजी विभाग और हिंदी विभाग। दोनों विभाग ने मिल करके एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ में इस कार्यक्रम को आरंभ करने की सोचा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि महाविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। वास्तव में साहित्य अपने आप में इतना बृहद विषय है जिसे हम कुछ घंटों में या कुछ दिनों या महीनों में हम समेट नहीं सकते हैं, और यह पूरी तरह से व्यक्तित्व को प्रभावित ही नहीं करता है, पूरे आसपास के वातावरण, पूरे समाज सभी को प्रभावित करता है। यदि हम इतिहास की ओर चलते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की बात आती है तो वहां भी साहित्य हमारा रहा है। चाहे वो तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, उन्होंने अपने काल में समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक सामाजिक परिवर्तन के लिए एक चेतना जागृत की थी। हम अन्य कवियों को देखें, यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय को देखें तो उस समय भी चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो गांधी जी हो, सभी ने अपने अपने ढंग से साहित्य का सहयोग लिया और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चलाया।
स्वतंत्रता के बाद भी हमारे साहित्यकार ने समाज में परिवर्तन के लिए अलग अलग ढंग से अपने लेखनी के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहते। एक कहावत है कि जहां सूर्य की रोशनी नहीं जा सकती है वहां भी कवि पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अगम्य जगहों पर हमारे साहित्यकार पहुंचते हैं, उनकी ज्ञान चक्षु के माध्यम से वो जो कुछ प्राप्त करते हैं वो समाज में परिवर्तन के लिए लाते हैं। समाज के परिवर्तन या हम कहें सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे साहित्यकारों पर होती है। ये महाविद्यालय परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच दो प्रबुद्ध साहित्यकार हमारे बीच उपलब्ध हैं और वे अपने ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए औपचारिक रूप से मैं घोषणा करती हूँ। सभी को पुनः एक बार नमस्कार। धन्यवाद मैडम। अनुमति हमें मिल गई है कि हम आगे अपना कार्यक्रम मुख्य वक्ताओं का जो बोलने का काम है जारी रखें। अब मैं अपने प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित डॉक्टर अमर सिंह सर को आमंत्रित करने के पूर्व मैं उनका संक्षेप में आपको परिचय देना चाहती हूँ। पूर्व में भी सर हमारे कार्यक्रमों में आए हैं, लेकिन फिर भी उनका परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। बहुत एकेडमिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है। 3 विषयों में सर ने एमए किया हुआ है, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में। उनका लंबा शैक्षणिक अनुभव है, लगभग 27 वर्षों का। बहुत सारे जो रिसर्च पेपर हैं इंटरनेशनल लेवल के पत्र पत्रिकाओं में 15 रिसर्च पेपर सर के पब्लिश हो चुके हैं। नेशनल लेवल के रिसर्च जर्नल में लगभग 45 शोध पत्र सर के पब्लिश हो चुके हैं। वर्तमान समय में सर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडी के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही बोर्ड ऑफ स्टडी के सदस्य भी हैं। ये महाकौशल ऑटोनोमस पीजी कॉलेज जबलपुर के पीएचडी के अनेक विश्वविद्यालयों से इन्होंने पीएचडी जो है उनका मूल्यांकन किया है। लगभग 10 या 11 विश्वविद्यालय हैं जहाँ की पीएचडी का मूल्यांकन सर ने किया है। 18 बच्चे सर के अंडर में एमफिल कर चुके हैं और अभी पीएचडी के लिए 8 जो बच्चे हैं सर के पास अलॉटेड हैं। और सर जो है उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत लंबी फेहरिस्त है। स्पेशलाइजेशन का एरिया है मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन, ट्रेंड मोटिवेटर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लाइफ मैनेजमेंट स्किल, सेल्फ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग और ब्रिटिश फिक्शन, इन सब पे सर का स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा बहुत और भी उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। पीएचडी गाइड है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के। अनेक अवार्ड भी सर को मिले हुए हैं। अक्षर मित्र सम्मान मिला हुआ है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, साक्षरता मिशन की ओर से। आइकॉन ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अवार्ड ऑफ बेस्ट इलेक्शन ट्रेनर अंडर स्वीप प्लान ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और एक बड़ा रिकॉर्ड सर ने बनाया है कि लगभग 1500 मोटिवेशनल लेक्चर सर ने दिया है पिछले लगभग 10 वर्षों में। ट्रेंड एनएसएस ऑफिसर भी हैं सर और 3 भाषाओं को जानते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। इतनी लंबी चौड़ी सर की लिस्ट है। इसके अलावा ट्रेनर के रूप में भी है सर, एमपी स्टेट लेवल के ट्रेनर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और एमपी गवर्नमेंट डेवलपमेंटल स्कीम्स के भी ट्रेनर है। इसके अलावा बहुत एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी सर ने किया है इंग्लिश ड्रामा पे, और रिसोर्स पर्सन 500 नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार और वेबिनार के रिसोर्स पर्सन सर रह चुके हैं। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसे यशस्वी डॉक्टर अमर सिंह सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना
व्याख्यान या अपना लेक्चर जो है वो प्रारंभ करें। आदरणीय सर। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर जी। थैंक यू मैम। शासकीय कन्या महाविद्यालय बैतूल द्वारा आयोजित जिस आज का विषय है साहित्य और व्यक्तित्व विकास, मुझे जैसा कि मेरी याददाश्त है, ये मुझे लगता है ये तीसरा या चौथा लेक्चर है आपके महाविद्यालय को। तो सबसे बड़ी खूबी तो आपके छात्रों की और सारे एकेडमिशियन प्रोफेसर्स की ये है कि वो बोर नहीं होते। वरना आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि एक बार सुन के कोई दोबारा दूसरे को इनवाइट नहीं करता। या तो कोई मजबूरी होगी आपकी, या हो सकता है मेरे में कुछ ऐसा हो कि आपने हमें तीसरी चौथी बार इनवाइट किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, विद्या चौधरी मैडम का, आशीष गुप्ता सर का, डॉक्टर साधना डहरिया मैडम का, और विशेषकर हमारे सहवक्ता हमारे वरिष्ठ KR मगरदे सर का, जिनका मैंने नाम बहुत सुना था और कभी मुलाकात साइट नहीं हुई है। बैतूल भी कई कॉलेज गया लेकिन नहीं हो पाई। आज सर को सुनेंगे और थोड़ा बहुत सर को सुनाएंगे भी है। तो थैंक यू मित्रों, हमारे छात्र विशेषकर जुड़े हुए हैं और टॉपिक है कि साहित्य और व्यक्तित्व विकास। शुरुआत यहां से करूं, शायद वो दो पंक्तियां हमारे साहित्यकारों ने कह दी हैं, वही निचोड़ है कि साहित्य किस तरह से व्यक्तित्व विकास करता है। किसी ने लिखा है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। एक दूसरा कहीं इंग्लिश में पढ़ रहा था, उसका कोटेशन ये था कि काश इस दुनिया में साहित्य नहीं होता और भाषा नहीं होती तो आबादी को कम करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता, आधी आबादी स्वतः आत्महत्या करके खत्म हो गई होती। तो ये सब्सटेंस है, ये सार है, ये प्राण ऊर्जा है, ये चेतना है जो साहित्य हमें देता है। क्या क्या देता है साहित्य? साहित्य क्योंकि मात्र 20-25 मिनट मुझे बोलना है तो सीधे बिना किसी भूमिका के कि साहित्य व्यक्ति की स्वयं की खोज करता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेल्फ। और जब व्यक्ति स्वयं की खोज कर लेता है तो वो कर्म से कुशलता प्राप्त करता है और उसकी चित्त का जो चंचलता है वो नियंत्रित होती है। जो व्यक्ति साहित्य पढ़ता है उसका व्यक्तित्व विकास, ये भी शब्द आए हैं कि साहित्य के माध्यम से व्यक्ति शिक्षित होता हुआ इस ब्रह्मांड में व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करता है। मतलब इंडिविजुअलिटी से अपनी यात्रा शुरू करता है और टोटलिटी पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है ना। लिबरेशन फ्रॉम ह्यूमन बॉन्ड्स। रूसो ने एक बार कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। आदमी पैदाइशी तो स्वतंत्र है, मुक्त है, लेकिन जैसे ही पैदा होने के बाद वो समाज में आता है वो बंधनों में बंध जाता है। तो साहित्य हमें जीवन के वो विकल्प देता है जो विकल्प हमें लिबरेशन फ्रॉम ह्यूमन बॉन्ड्स, हम आदमियों के घेरे में फंस जाते हैं, बंधनों में फंस जाते हैं, उससे मुक्ति दिलाता है। सर्टेनली साहित्य पशु से इंसान बनने का हथियार है। साहित्य ही तो हमें बताता है कि पशुता क्या है, इंसानियत क्या है। अभी मैम ने भी बताया था कि पशुता से अलग होने का जो हथियार है, इंसानियत का जो हथियार है, वो साहित्य से आता है। और कहा यह भी है कि आदमी मनुष्य के रूप में पैदा होता है तो मनुष्य के रूप में पैदा होकर इंसानियत और मनुष्यता की पूर्णता प्राप्त करना, ये साहित्य का उद्देश्य है। अक्सर हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन जिंदा होने के सबूत नहीं देते। साहित्य हमें विभिन्न दार्शनिक उत्तेजक विचारों से, प्रेरक विचारों से हमारे मुर्दापन को दूर करके हमें जिंदा होने के सबूत देता है। साहित्य
स्वयं की तलाश है। साहित्य व्यक्ति को स्वयं की तलाश, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेल्फ में मदद करता है और द सेंस ऑफ कंप्लीशन, पूरी जिंदगी में हम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो ये जो पूर्णता और आदर्श का जो भाव पैदा होता है वो साहित्य के आदर्शों और विचारधाराओं से ही हो सकता है। एक और बहुत अच्छी बात कही है कि साहित्य एक महासागर है, विचारों का महासागर है, एंड आइडियाज रूल द वर्ल्ड, विचार ही तो विश्व में शासन करते हैं। तो अगर निष्कर्षतः कहा जाए कि साहित्य हमें वो सब इल्म और शिक्षा देता है जिस इल्म से व्यक्ति खुद में खुदा ढूंढने की तरकीब पा लेता है। हम सब खुदा के अंश हैं, आत्मा है, हम परमात्मा का अंश है, तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में बदलने के लिए जो जो टेक्निक चाहिए, स्टाइल चाहिए, तरकीब, मैनर्स चाहिए, जो उपाय चाहिए, वो सब साहित्य हमें देता है। साहित्य हमें दिव्यता ट्रांसफर करता है। हम मनुष्य को ये गलतफहमी होती है कि हम मनुष्य के रूप से बदलकर ईश्वर की पूजा करते हैं कि हमें वो देवता बना दो, और देवता लोग घुटनों के बल भगवान के सामने खड़े रहते हैं कि उन्हें आदमी का जन्म दे दे। तो ये खुद में खुदा ढूंढने की तरकीब ये साहित्य हमें बताता है। साहित्य आत्मबोध का दर्शन कराता है, एक्सप्लोरेशन, इस दुनिया में है ही क्या, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। हमारे स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी हो, वो सारे के सारे सब्जेक्ट दुनिया को जानने का, और दुनिया को हम तभी अच्छी तरह से जानेंगे जब हम स्वयं को जानेंगे। उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ कहा जाता है। हिंदी में उसको आत्मबोध का दर्शन कहते हैं। जीवन को दिव्यता में रूपांतरित करने में साहित्य ने जो भूमिका निभाई है, उसकी मानव संतानें, मानव की पीढ़ियां हमेशा ऋणी रहेगी। साहित्य अज्ञानता के बंधनों से हमें मुक्ति दिलाता है और हमारी एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस आता है। सारे साहित्यों का, सारे पुराणों का, सारे धर्म शास्त्रों का अगर निष्कर्ष निकालें तो उसमें आता है कि व्यक्ति की चेतना का उदय होना चाहिए। तो साहित्य व्यक्ति के अंदर सुषुप्त चेतना का उदय करता है। साहित्य व्यक्ति को पूर्वाग्रहों से छुटकारा देता है। जैसे हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती होती है, किसी के बारे में हम अपने स्वार्थों के अनुसार उसका निष्कर्ष निकाल लेते, वो अच्छा है या बुरा। जैसा कि अभी गुप्ता सर ने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को समग्रता से, टोटलिटी में जानने के लिए उस व्यक्ति में तत्व ज्ञान कितना है, तत्व ज्ञान की कितनी परतें हैं, कितने ऑल्टरनेटिव्स ऑफ थिंकिंग हैं, चेतना के या विचारधाराओं के कितने वैकल्पिक कंसेप्शंस उसके दिमाग में है, इससे उस व्यक्ति का आकलन किया जाना चाहिए। यहां में इस बात को भी क्यों व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है, तो मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि वी आर नॉट व्हाट वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, वी आर ऑलवेज जज्ड बाय अदर्स। हम वो नहीं होते जो अपने में अहम से खुद के बारे में सोचते रहते हैं। हम वो होते हैं जो दुनिया हमें परिभाषित करती है कि हम क्या है। इसीलिए चेतना का उदय करना, पूर्वाग्रहों से छुटकारा करने में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी ऊर्जा का, अपने विवेक का लक्ष्य पर नियोजन करने में जितना अच्छा हेल्प, जितनी बढ़िया मदद साहित्य और भाषा करती है, और कोई सब्जेक्ट नहीं करता। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके चिंतन के अपने अपने पर्सपेक्टिव है। वो ही व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यक्तित्व विकास अपना कर सकता है जो स्वयं में चिंतन के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करता हो, उन अंदाजों को जीता हो, उन विचारों को जीता हो। जब हम दूसरे को नहीं समझ पाएंगे तो हम दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे कर पाएंगे, हमारे रिलेशन कैसे स्थापित होंगे। इस रिलेशन स्थापित में चिंतन के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने में साहित्य बहुत मदद करता है। बताते हैं कि साहित्य वो आइडिया देता है कि हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें,
अभी देखिए कोरोना पीरियड में पिछले 2 साल से मानवता की अपार जन धन हानि हुई है, लेकिन साहित्यकार ट्रेजेडी में भी सु अवसर कैसे निकले, खुद के लिए मौके कैसे तैयार करें, और जब फील्ड तैयार हो तो चौके छक्के व्यक्ति कैसे लगाए, ये साहित्य हमें बताता है। साहित्य हमें समाधान के तरीके बताता है। साहित्य की विचारधारा हमें कहती है कि वो व्यक्ति नहीं हो, वो व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता जिस व्यक्ति का कोई किस्सा न हो और जिस व्यक्ति का समाज कल्याण में कोई हिस्सा न हो। तो साहित्य व्यक्ति के जीवन को इस तरह से गढ़ता है कि उस व्यक्ति के जीवन के किस्से दूसरे लोग किस्से शुरू कर देते हैं, और जिस व्यक्ति के किस्से सुनाए जाते हैं वो देश की और विश्व की भागीदारी में अपना हिस्सा बढ़ाता है। साहित्य हमें असंभव की सीमा से पार जाने की तरकीब बताता है। साहित्य ने ही तो हमसे ये कहा है कि हर व्यक्ति को जो कोई न कर पाए वो हम करेंगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है हमें साहित्य प्रदान करता है। साहित्य की जो विचारधारा होती है, जो दर्शन होता है, वो अवसरों की जन्मदाता कहलाती है और आपदाओं को अवसर में बदलने का स्टाइल देती है। निशा आपका माइक खुला हुआ है, कृपया माइक बंद रखें। हमारे धर्मशास्त्रों में चरित्र की बात करी, एक सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर किस तरह से एक ऐसा चरित्र निर्माण व्यक्ति का होना चाहिए जो चरित्र हिले नहीं। तो साहित्य हमें व्यक्ति के मजबूत चरित्र निर्माण की नींव डालता है, और ऐसा चरित्र जो फाउंडेशन कभी हिलते नहीं। साहित्य हमें रेसिलेंट, एक इंग्लिश का शब्द है रेसिलेंट, हर हालत में बिना हार माने हुए हमें जीत की तरफ जाना है। ये रेसिलेंट पावर होता है, जूझने की क्षमताएं जो दुर्लभ और दिव्य क्षमताएं होती हैं, साहित्य प्रदान कर लेता। साहित्य में ही तो कहा गया है, ये बात साहित्य के दर्शन में ही तो आई है कि जहां पर जिदें कमर कस लेती हैं, जहां पर जिदें कमर कस लेती हैं वहां मंजिलें समर्पण करती हैं। साहित्य ने ही व्यक्तियों को जिद्दी बनाया, जिद करो और दुनिया बदलो, डर के आगे जीत है, जिसने जिद ठानी, जिसने संकल्प लिया उसको कोई हरा नहीं सकता है, और उसको मंजिल प्राप्त होके रहेगी। साहित्य ही तो बताता है। साहित्य ने ही तो कहा है कि कश्तियां अगर जिद पर हो, अगर नावें जिद पकड़ लें तो तूफानों को समर्पण करना पड़ता है। क्या आइडियोलॉजी दी है। विद्या के प्रयोग के बिना मनुष्य किताबों से लदा हुआ भारवाहक पशु होता है। इस साहित्य में भी कहा गया कि अगर हम अपने स्टूडेंट से कहना चाहेंगे, जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं उसको अगर हमने अपने जीवन में समाज कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए उसका प्रयोग नहीं कर पाया तो कोई डिफरेंस नहीं होगा उस पशु में और हम में, जिस पशु की पीठ पर पूरी लाइब्रेरी लाद दी जाए, इस तरह की स्थिति होगी। जीवन में संतुलन बनाता है। साहित्य के जो विचार होते हैं, दर्शन होता है, जीवन में संतुलन बनाता है। और जीवन में जब तक संतुलन और लय नहीं बनेगी, व्यक्ति धैर्य के साथ काम नहीं कर सकता है। तो साहित्य जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए और जीवन में लय, रिदम बनाने के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निर्वहन करता है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ड मास। हम सब पैदाइशी हार्ड मास के एक तरह से कहें जानवर ही होते हैं। मनुष्य पैदाइशी तो हार्ड मास का जानवर है, सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसमें पूर्णता अपने मनुष्य में देखिए क्या क्षमताएं हैं कि मनुष्य शब्दों से आइडिया लेता है। साहित्य में शब्द होते हैं, भाषा में शब्द होते हैं, शब्दों से विचार आते हैं, विचार को ज्ञान में बदलता है, ज्ञान को विद्या में बदलता है, विद्या को विवेक में बदलता है और विवेक को बुद्धिमत्ता में बदलता है। और बुद्धिमत्ता जब मैच्योर हो जाती है तो मेधा में बदलता है। और मेधावी ज्ञान वो ज्ञान होता है जो त्रिकाल सत्य होता है, कभी भी वो ज्ञान समाप्त नहीं होता है। ये आदमी के अंदर ये दिव्यता छिपी हुई है। ये किसने हेल्प की? ये डेवलपमेंट आदमी को एक दिव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए साहित्य ने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड रियलिटी। जीवन में यथार्थ क्या है,
जो व्यक्ति यथार्थ के करीब नहीं होते वो सब गलत फहमी में और सनक में जीवन बिताते हैं। तो साहित्य दिनों दिन अपनी मेच्योर्ड विचारधारा से हमें जीवन के यथार्थ से रूबरू कराता है। इंक्वायरिंग बेस्ड लर्निंग साहित्य, हमारे छात्र सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वो क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ते समय क्लास में कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं करते, इसका मतलब है कि वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते। इंक्वायरिंग बेस्ड लर्निंग, हमारा ज्ञान इंक्वायरी पूछताछ के आधार पर होना चाहिए। साहित्य किसी भी व्यक्ति को, साहित्य कभी ये नहीं देखता कि वो साहित्य के ज्ञान को जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो सामाजिक स्तर पर किस तरह का है, वो पिछड़ी जाति का है या निम्न जाति का है, अपर कास्ट का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, किस कलर का व्यक्ति है, किस लिंग का है, स्त्री या पुरुष। साहित्य कुछ नहीं देखता। साहित्य अपनी विचारधारा से हर व्यक्ति को विश्व में स्थापित होने का हुनर देता है। साहित्य ने ही तो कहा है कि वी आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। हमारा, अगर हम पुत्र हैं तो अमृत पुत्र हैं और पुत्रियां हैं तो अमृत पुत्रियां हैं। हमारे युवकों को अमृत पुत्र और पुत्रियों के होने का, भारत भूमि में जन्म लेने का उत्सव मनाना चाहिए। साहित्य व्यक्ति की सिर्फ आंखें ही काफी नहीं होती, सिर्फ आंखों से ही नहीं देखा जाता। साहित्यिक व्यक्ति, साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति आंखों की ज्योति और ज्यादा बढ़ाकर जीता है और उसके अंगों की गति को और ज्यादा गति प्रदान होती है। फिर वही बात आती है कि साहित्य वह जादू है, साहित्य वह जादू की छड़ी है जिस जादू की छड़ी से अगर आदमी को छुआ जाए, अगर नर को छुआ जाए तो उसमें नारायण के लक्षण आने लगते हैं और नारी को छू लिया जाए तो वो नारायणी बनने की युक्ति सोचने लगती है, कोशिश करने लगती है। साहित्य हमें नकली से असली बनने की युक्ति प्रदान करता है। साहित्य का ऐसा, लिटरेचर इज एन ओशन ऑफ आइडियाज, विचारों की फैक्ट्री है। आज हमारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनके व्हाट्सएप में एक दिन में जितने विचार आते हैं ना, वो काफी है पूरी जिंदगी को जीने के लिए। और विचारों की गति, क्रांति इतनी तेजी से हो रही है कि जो आज विचार हमें मिल रहे हैं वो आने वाले कल में बासी हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। तो आइडियाज की फैक्ट्री देता है साहित्य, विश्व बदलाव की बात करता है। साहित्य हमारे चमत्कारी व्यक्तित्व की खोज करता है। इस दुनिया में कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। जो व्यक्ति वैचारिक दृष्टि से संपन्न है, धनवान है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा चमत्कारी बाबा है। वरना ढोंगी बाबा तो हमारे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे पिछले 2-3 साल में क्या बुरा असर हुआ है ढोंगी बाबाओं का, सब जेल की हवा खा रहे हैं। तो चमत्कारी व्यक्तित्व की खोज करता है साहित्य। स्वयं पर यकीन, अक्सर आदमी को स्वयं के होने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो साहित्य हमें कॉन्फिडेंट, उत्साही बनाता है, स्वयं पर यकीन करने की युक्ति प्रदान करता है। और साहित्य हमारे नजरिए में व्यवहारिक परिवर्तन लाता है। जब तक हमारे नजरिए में व्यवहारिक परिवर्तन नहीं आएगा ना, तब तक हम इस दुनिया में सफल नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम अपने अपने तरीके से सोचते हैं, स्वयं को केंद्र में रख के सोचते हैं। साहित्य बताता है किसी भी व्यक्ति को सफलता के लिए, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए पूरे संसार को, समाज को, विश्व को और राष्ट्र को केंद्र में रखना चाहिए, स्वयं हाशिए पर रहना चाहिए, तभी वो यथार्थ का चिंतन कर सकता है। साहित्य तो हमें बताता है कि भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से कुछ नहीं होता, बल्कि कर्मों का तूफान उठाने वाले युग पुरुष कहलाते हैं। अगर हमारे छात्र भी युग पुरुष कहलाना चाहते हैं तो भाग्य के दरवाजे पर सिर नहीं पीटें, वो जो क्रांतिकारी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है हमारे साहित्य में, उसका अध्ययन करें, उसके अनुसार अपने जीवन को संवारें। साहित्य ही तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को मास्टरपीस बना देता है, एक्सपर्ट बना देता है। उसके लिए हर रोज बदलाव की जरूरत होती है और हर रोज हमारे अंदर वैचारिक बदलाव आएगा, तभी हमारे कर्मों में बदलाव आएगा, तभी हमारी जिंदगी बेहतर रूप से परिवर्तित होगी। किसी ने कहा है कि साहित्य में अनंत यात्रा करता है, जर्नी टू इटर्निटी, शाश्वतता की जो यात्रा है, साहित्य हमें अनंत का भान कराता है, आभार करता है।
हमारे एपीजे कलाम ने कहा कि जो हमारे विचार होते हैं उन वो विचार प्रज्वलित होने चाहिए, एनलाइटन होना चाहिए। जैसे प्रज्वलित होकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो महात्मा बुद्ध कहलाए, वो भगवान का रूप उन्हें प्राप्त हुआ, उसी तरह से साहित्य के विचार हमारे दिमाग को प्रज्वलित करते हैं। और हमारा दिमाग आइडियाज की फैक्ट्री है, उन आइडियाज को प्रज्वलित करके समाज में उन विचारों को लगाने के लिए साहित्य करता है। साहित्य घास कूड़ा हमारे दिमाग से निकालता है। कहा जाता है कि 80% हमारे दिमाग में वैचारिक घास कूड़ा भरा रहता है जो अनचाहे रास्तों से आ जाता है। इस घास कूड़े को निकालने में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सिंपल हम लोग ये शेर शायरी करते रहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अकेले इन 2 वाक्यों ने करोड़ों लोगों को जिंदगी जीने के लिए पटरी पे लाके खड़ा कर दिया। नहीं तो कई बार ये डिफरेंस ही नहीं होता कि आदमी जिंदा है या मुर्दा है। अगर जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत देना चाहिए, और जिंदा भी है और जिंदा होने का व्यक्ति सबूत नहीं दे पा रहा है, सारे लक्षण उसमें मुर्दा के आ रहे हैं। तो साहित्य खुद अपने में अपमानित महसूस करता होगा कि व्यक्ति ने साहित्य पढ़ भी लिया है और मुर्दे की तरह जी रहा है। साहित्य हमें रचनात्मक चिंतन की ओर ले जाता है। साहित्य के विचार सामाजिक सरोकारों की ओर होते हैं। साहित्य हमें सीधा सीधा सामाजिक चुनौतियों का जो समाधान होता है उसकी तरफ हमें निकालता है। साहित्य, जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, हमें स्थिर प्रज्ञ इंसान बनाता है। जिस व्यक्ति में शंका की, वो व्यक्ति बहुत समाज के लिए पापी होता है, बहुत नुकसानदायक होता है, जो स्वयं पर संदेह करता है। स्वयं पर संदेह करने वाला व्यक्ति न तो अपना भला कर सकता है, न ही समाज और देश का। इसलिए साहित्य के विचार हमें स्थिर प्रज्ञ इंसान बनाते हैं जिसमें शंका की परछाई न हो। साहित्य ने ही तो हमें बताया है, अगर साहित्य नहीं हो, अगर वैचारिक मंदाकिनी नहीं हो साहित्य की, तो मुझे तो लगता है गरीबी और अभाव में जीने वाले लोगों के लिए जगह समाप्त हो जाए इस दुनिया में। तभी तो साहित्य ने कहा है कि सफलता साधनों से नहीं मिलती, साधना से विजय श्री का वर्ण किया जाता है। और इसी वाक्य को सुनकर और पढ़कर अभावों में जीने वाले लोगों ने चमत्कार किए हैं। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं। साहित्य तो हमें बताता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपनी स्थिति का परफॉर्मर है। माना कि प्रकृति हमें परिस्थितियां देती है जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन किस परिस्थिति में हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी ये हमें चुनना है। दैट इज चॉइस ऑफ आवर्स। साहित्य हमें बताता है कि इंतजार से नहीं, इंतजाम से जीवन बदलता है। वेटिंग पीरियड में वेटिंग करते करते जीवन नहीं बदलता, चीजों का मैनेज करना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है, उससे जीवन बदलता है। साहित्य ने विभिन्न माध्यम से, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी साहित्य में एक ही बात तो कही है। वो बात यह है कि श्रम की बूंदों से स्नान करने वाला खुद अपने भाग्य लिखता है। ये साहित्य तो आंखें खोलता है कि पसीने की बूंदों से, मेहनत के पसीने से जो स्नान करता है वो अपना भाग्य खुद लिखता है। जो समय रहते पसीना नहीं बहाता है वो व्यक्ति पूरी उम्र खून सुखाता रहता है। ये ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा हमें साहित्य ने ही तो दी है। स्थिर आस्था वाला चरित्रवान व्यक्ति, चरित्र में दम है तो आपदाएं घुटन टेकती हैं। साहित्य, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, साहित्य में दम है तो सारी आपदाएं घुटना टेकेंगी। और साहित्य ने ही तो बताया है कि हर बार गिरकर, 9 बार गिरकर 10वीं बार उठ जाने वाला व्यक्ति ही तो इंसान होता है। किसी ने कहा है कि आदमी को चुनौती देता है साहित्य की, तू उठ और चमत्कार कर। साहित्य में भी धैर्य और शब्द संपदा छिपी हुई, एक एक शब्द में मैजिक है, जादू है, बशर्ते हम शब्दों का सही जगह प्रयोग कर पाए। साहित्य अपनी विचारधारा से हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को, हृदय के धरातल को समृद्ध करता है। साहित्य व्यक्ति को फाइटर बनाता है। साहित्य पढ़कर व्यक्ति जुझारू बनता है, अपने जीवन की समस्याओं से जूझता है, वो कामचोर बनता है। साहित्य कुछ कर रहे हो, किसी की आवाज आ रही है, कृपया अपना माइक बंद रखें।
साहित्य हमें बेहद शांत मन वाला व्यक्ति बनाता है। साहित्य उदारता से भरी तटस्थता लाता है। साहित्य हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है। साहित्य हमें बिना पक्षपात के प्रयास करने की बात करता है। जैसी समरूपता, एक रूपता और यूनिटी इस ब्रह्मांड में स्थापित है, इसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य हमें गमों में मुस्कुराने की अदा सिखाता है। साहित्य ही तो हमें पॉसिबिलिटी थिंकिंग की बात करता है कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां अंतर्निहित हैं, उन पर विचार करके हम उनका डेवलप कर सकते हैं। साहित्य हमें सिखाता है। साहित्य हमें बताता है कि जब हमारे कर्म उत्कृष्ट होंगे तो हमारे किरदार में खुशबू आएगी। जब हमारे कर्म उत्कृष्ट होंगे तो हमारे किरदार में खुशबू आएगी, और जब हमारा किरदार खुशबू वाला होगा तब हमारी ऑडियंस पर इस तरह का असर पड़ेगा कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहेंगी। इस तरह का किरदार हमारा होना चाहिए। साहित्य हमें अदम्य साहसी बनाता है। साहित्य हमें उत्कृष्टता के वरदान देता है। साहित्य हमें नवीन चीजों के प्रयोग करने की बात करता है। साहित्य हमें असंभव को संभव करने की हिम्मत प्रदान करता है। साहित्य ही तो हमें सकारात्मक जिंदगी जीने के लिए जोर देता है। वरना तो व्यक्ति जरा सी नकारात्मक परिस्थिति आती है, व्यक्ति अपना रास्ता और अपनी मंजिल छोड़ देता है, प्रयास और कोशिश छोड़ देता है। वो साहित्य ही तो है कि हर बार गिरने के बाद भी जब चींटी, साहित्य ने ही तो हमें बताया है कि चींटी अपने शरीर से 20 गुना ज्यादा वजन उठाकर और लाद कर चलती है। जब चींटी अपने शरीर से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है तो हम आदमियों की तो कहना क्या। साहित्य ही तो हमें किंग ऑफ सिंपलिसिटी बनाती है। साहित्य ही हमारे आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर कहते हैं, हमारे भविष्य की निर्माता होती है साहित्य। अक्सर हमारे स्टूडेंट पीरियड में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हो जाती कि हम सिर्फ क्लास में फर्स्ट डिवीजन आने के लिए, फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए पढ़ते रहते हैं। कभी ये सोचते नहीं कि भाषा और साहित्य का हमारे संपूर्ण जीवन में चमत्कार लाने के लिए कितना बड़ा योगदान है। उस एंगल से हमारे छात्र कभी पढ़ते ही नहीं, सिर्फ साहित्य पढ़ लिया, पढ़ के अच्छी डिवीजन में पास हो गए, उसके बाद साहित्य की वैल्यू खत्म हो जाती। साहित्य यही नहीं रुकता। साहित्य अनंत की यात्रा है, शाश्वतता की यात्रा है, ये हमारे भविष्य निर्माण की यात्रा है। और साहित्य, अक्सर आदमियों की एक गंदी आदत होती है कि वो वर्तमान को बिगाड़ते रहते हैं। किससे? प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट। अपने को अतीत में कैदी बनाकर अपने वर्तमान को बिगाड़ते हैं, और जो व्यक्ति अपने वर्तमान को बिगाड़ता है उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। साहित्य कोई बाहर दिखावे की चीज नहीं है। साहित्य अंतः जगत का व्यापार है। साहित्यिक जो विचार होते हैं मन, बुद्धि, इंद्रिय और चित्त के अहंकार को समाप्त करते हैं। ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम ही है, हमारा घमंड है। प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। घमंडी का सर नीचा। घमंडी को इस बात का घमंड हो जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसे हो गया है, अब वो किसी से ज्ञान लेने वाला नहीं है। तो अहंकार का संयमीकरण, नियमितीकरण और सेल्फ रेगुलेशन हमारा साहित्य हमें आइडियाज देके बताता है। साहित्य ज्ञानार्जन की बात करता है। साहित्य संश्लेषण, विश्लेषण, विवेचन की बात करता है। एक और चीज कही गई है कि साहित्य क्वालिटी इंप्रूव करता है। व्यक्ति के अंदर पात्रता बुद्धि का साधन है। व्यक्ति किस तरह से अपनी धारणा शक्ति का विकास करे, किस तरह से क्वालिफिकेशन बढ़ाए जिससे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसके शरीर में, उसके दिल, दिमाग, हृदय में समाहित हो जाए, इससे पात्रता बुद्धि का साधन है। साहित्य चित्त की संस्कार भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। हम सबके पास चित्त है, लेकिन चित्त को फर्टाइल, उपजाऊ किस तरह से बनाएं, अपनी बुद्धि को प्रैग्मेटिक कैसे बनाएं, हम कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कैसे करे, आत्म तत्व को कैसे व्यक्ति जाने, कोई भी व्यक्ति ज्ञान परंपरा का आत्म साक्षात्कार किस तरह से करे, इसमें साहित्य बहुत बड़ी मदद करता है। और हमारा व्यक्तित्व हमेशा परिष्कृत होता है, परिमार्जित होता है, परिशोधित होता है।
साहित्य ही तो बताता है। आज हमें जो इंतजाम से जीवन बदलता है बात कहकर आपने साहित्य और व्यक्तित्व निर्माण की श्रृंखला को जो क्रम दिया है वास्तव में स्तुत्य और प्रशंसनीय है। आज के सेमिनार को आयोजित करने वाला महाविद्यालय शासकीय कन्या महाविद्यालय, उनकी प्राचार्य डॉक्टर विद्या चौधरी जी, समन्वयक डॉक्टर आशीष गुप्ता जी और इस वेबिनार को आयोजित करने वाली डॉक्टर डहरिया जी, समस्त प्राध्यापक साथी और इस वेबिनार से जुड़े समस्त विद्वज्जन। आज का विषय जो कन्या महाविद्यालय के द्वारा रखा गया है बड़ा ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। आजकल व्यक्तित्व निर्माण के लिए अनेक प्रकार के प्रयास और अनेक प्रकार के प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, शासन स्तर पर भी और संस्थागत स्तर पर भी, क्योंकि जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास भी होना संभव नहीं है। लेकिन इस व्यक्तित्व विकास में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह जोड़कर वेबिनार को करना और उस पर विचार विमर्श करना वास्तव में ऐसा होता है। जो उसको अन्य लोगों से भिन्न कर और हम आपको के लिए कुछ ऐसा करता है, वह कुछ ऐसा बोलता है, वह कुछ ऐसा दिखना चाहता है कि जो सबसे अलग दिखे। लेकिन इस अलग दिखने के चक्कर में वह बहुत सारी गलत बातें भी करने लगता है, गलत सलत लक्षण हरित करने लगता है, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व विकसित होने के बजाय उसका व्यक्तित्व विखंडित होने लग जाता है। वास्तव में व्यक्तित्व विकास की जो प्रक्रिया है और व्यक्तित्व विकास की जो अवधारणाएं हैं, इसको ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है। कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं व्यक्ति का शारीरिक विकास, उसका संवेदनात्मक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास और उसका मानसिक विकास। भौतिक विकास दिल डोल को देख करके, वेशभूषा को देख करके, तमाम प्रकार की चीजें देख करके हम उसके व्यक्तित्व के प्रति एक अनुमान लगाने लगते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। और वास्तव में समाज में हर व्यक्ति या हर समाज या हर समुदाय अपने आप को पृथक श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया प्राय देखी जाती है। लेकिन व्यक्ति जब तक अभिव्यक्त नहीं होता, अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता, तब तक उसकी प्रतिभा भीतर छुपी रहती है, उसको कोई समझ नहीं पाता है। और जब वो बोलने लगता है, कबीरदास ने एक स्थान पर कहा था, जैसी करकरी उज्जवल जैसी धूप, ऐसी मीठी कछु नहीं जैसी मीठी चूप। जब तक आदमी चुप रहता है, शांत रहता है, अभिव्यक्त नहीं होता है, प्रदर्शित नहीं होता है, तब तक उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो कैसा है। जब तक चुप बैठा हुआ है, जब तक शांत बैठा हुआ है, तब प्रकार है। लेकिन जैसे उसके भीतर का चिंतन, उसके भीतर के गुण कितने महत्वपूर्ण है, यह प्रकट होने लगते हैं। तो भीतर को प्रकट करना, अपने चरित्र को प्रकट करना, यही व्यक्तित्व है। केवल व्यक्तित्व पहनने ओढ़ने से नहीं आता है, केवल दिखने और जिम में जाने से नहीं आता है। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हमें भीतर का विकास करना होता है।
हमें चरित्र का विकास करना होता है। बहुत सारे ऐसा रहता है दिखने में, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालने लगते हैं, अलग अलग प्रकार का फैशन दिखाने लगते हैं, लेकिन यह दिखाना व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण अंश नहीं है। व्यक्तित्व विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हम साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य में जो रचनाकार है और फिल्मों में जो रचनाकार है, जो फिल्मी गीत लिखते हैं, जो साहित्यिक कविताएं लिखते हैं, तो फिल्मी गीतों वालों के पास तो अफराद संपत्ति होती है, पैसा होता है, सुख सुविधाएं होती है। और बहुत से ऐसे रचनाकार हमने देखे हैं कि जो बड़ी तंगी में आकर के मिट गए और बर्बाद हो गए। वे अपने जीवन काल में उतनी प्रसिद्धि तो नहीं पा सके, लेकिन बाद में जब हमें पता लगा कि वो अपने आप में कितने महान संत और महान व्यक्ति थे, उनकी भीतरी ज्ञान के कारण यह सब प्रकट होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बाह्य व्यक्तित्व होता है, जिसे हम सामान्य तौर पर ज्यादा संपन्नता के कारण, ज्यादा स्वस्थता के कारण, बड़े दिलडौल के कारण, आकर्षक चेहरे के कारण उसको हम महान समझ बैठते हैं, वास्तव में वैसा नहीं है। अगर व्यक्ति को अपने आप को स्थापित करना है, व्यक्ति को अपने आप को महान बनाना है, तो उसको अपने भीतर से महान बनाने की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। और यह प्रक्रिया की शुरुआत कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारा साहित्य। अभी डॉक्टर अमर सिंह साहब ने साहित्य के महत्व के बारे में बहुत सारी बातों का विस्तार से वर्णन किया है। वास्तव में हमारे भीतर जो भावावेग होते हैं, हमारे भीतर जो संवेग होते हैं, जो मनोभाव होते हैं, उन मनोभावों को प्रकट करना, उन मनोभावों को परिमार्जित करना, उन मनोभावों को जीवित रखना ही वास्तव में साहित्य का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। साहित्य का कार्य केवल किसी का मनोरंजन करना नहीं है, साहित्य का कार्य केवल भाषा को सिखाना नहीं है, बल्कि साहित्य भीतर से मनुष्य को विकसित करता है, उसके मनोभाव को विकसित करता है। साहित्य के प्रभाव से मनोवेगों का प्रभाव जोरों से बहने लगता है। क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं बन पाएगा। और अगर यह मनोभाव उसके भीतर बने रहे, जैसे होता यह है कि हमारे जो सांसारिक कृत्रिम कार्य है, संसार के अनेक व्यापारों में लगे रहने के कारण मनुष्य की मनुष्यता जाती रहती है। एक दुकानदार है जो अपने लाभ के वशीभूत होकर, उसे कभी दूसरे के ऊपर दया नहीं आती। धीरे धीरे पता लगता है कि उसके भीतर से दया का भाव समाप्त हो जाता है, प्रेम का भाव समाप्त हो जाता है। तो संसार में, समाज में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको करते करते उनके जो मूल वृत्तियां हैं, उसके जो मूल मनोवेग है, मूल भाव है, वह मिटने लगते हैं, वह समाप्त होने लगते हैं। और जब व्यक्ति के मूल भाव समाप्त हो जाए, मूल मनोवेग खत्म हो जाए, तो फिर मनुष्य शून्य हो जाता है। मनुष्य के भीतर कुछ नहीं बचता, वह केवल एक पुतला मात्र बनकर रह जाता है। तो इन्हीं मनोभावों को विकसित करने के लिए साहित्य कार्य करता है। साहित्य उन मनोभावों को विकसित करता है और उन मनोभावों को जागृत करके, यानी समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को दिखा करके, विभिन्न चित्रों को दिखा करके, उपन्यास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, तो मनुष्य के जो मरा हुआ मनोजगत है, मरी हुई जो अनुभूतियां हैं, वह जागने लगती है, वह उत्पन्न होने लगती है। और जिसके कारण वह, उसके भीतर का जो मरा हुआ चरित्र है, वह पुनः जीवित होने लगता है। इसलिए साहित्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाने की कोशिश करता है। अभी अभी अमर सिंह साहब ने एक बात सही कही थी, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। तो साहित्य प्रकाश को लाने के लिए साहित्य का होना बहुत आवश्यक है, और यह आवश्यकता मनुष्य को विकसित कराने के लिए
साहित्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, क्योंकि साहित्य वास्तव में जीवन की आलोचना है। जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, अगर उसका मूल्यांकन करना है तो उसके मूल्यांकन करने का सही माध्यम साहित्य ही। अगर आपको किसी समय के समाज को सही ढंग से देखना है तो वह हमें इतिहास नहीं दिखा पाएगा, बल्कि उस समय का साहित्य दिखा पाएगा। अगर आपको प्रेमचंद के समय का समाज देखना है तो आप प्रेमचंद का साहित्य पढ़ लीजिए। तो प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि वहां कैसी महाजनी सभ्यता थी, किस प्रकार की लूटपाट थी, किस प्रकार का चरित्र हनन होता था, किस प्रकार का धार्मिक आडंबर था। तो हमें वो साहित्य दिखा देता है। तो इसलिए कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ घटित होता है उन घटने वाली स्थितियों को दिखाने का कार्य साहित्य करता है। तो यहाँ पर केवल यह उद्देश्य नहीं है कि हम साहित्य के महत्व को दिखाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि साहित्य वह माध्यम है जो मनुष्य के भीतर के चरित्र को उदात्त बना करके उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का विकास करने का कार्य करता है। हमारी जो मानसिक अवस्थाएं हैं, जो सुषुप्त अवस्था में है, हर युग में सोते हुए मनुष्य को जगाने का कार्य साहित्य ने किया है। और इसीलिए साहित्यकार विद्वानों को हमेशा हर युग में जाना जाता है, पहचाना जाता है। जो तत्कालिक रूप में तो व्यक्ति देखता है कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास धन है, जिसके पास संपन्नता है, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसी को बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं। लेकिन लंबे अंतराल के बाद ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्वत्तम च नृपत्वम नैव तुल्य कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिसके पास संपन्नता है, जिसके पास शक्ति है, वो केवल एक सीमित क्षेत्र में जाना जा सकता है, लेकिन विद्वान पूरे विश्व में जाना जाता है। विद्वान को कालांतर में भी जाना जाता है। वह युग प्रवर्तक होता है, वह कालजयी होता है। इसलिए हमें व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसके साहित्यिक अध्ययन की नितांत आवश्यकता है। व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। और इस शैली को विकसित करने के लिए आपको कैसी बात करना है, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपकी भाषा में कितनी विनम्रता होनी चाहिए, ये तमाम बातें एक साहित्य ही हमें सिखाता है। जैसे साहित्य में बहुत सारे विधाएं हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो समय के अनुसार बदलती रहती है। साहित्य अपने अभिव्यक्ति के स्तर को हमेशा बदलता रहता है। जैसे एक जमाने में जब केवल मौखिक परंपरा थी, वेदों की परंपरा थी, तो वैदिक परंपरा के अनुरूप हमारी भाषा का गठन हुआ और वैसी भाषा बनने लगी। लेकिन जैसे जैसे भौतिक साधनों का विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ, तो तकनीकी के दृष्टि से फिर विभिन्न प्रकार के मुद्रित चीजें आने लगी, मुद्रण की भाषा बनने लगी। फिर जैसे जैसे संसाधन बदलते हैं, संसाधनों के साथ साथ भाषा बदलती है, भाषा का स्तर बदलता है, अभिव्यक्ति के साधन बदलते हैं। उन साधनों के अनुरूप साहित्य को भी बदलना चाहिए। साहित्य को बदला जाता है और उसको अपनाते हुए फिर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। एक जमाना था जब हमारे यहाँ पर नाटक लिखे जाते, उसके बाद एक जमाना आया जब रेडियो नाटक लिखे जाने लगे, उसके बाद फिर दूरदर्शन नाटक लिखे जाने लगे, फिल्मों के ऊपर नाटक लिखे जाने, और हर चीज की एक अलग प्रकार की, उसकी अलग प्रकार की भाषिक संरचना होती है। हर प्रकार की भाषा में अंतर होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक साधनों की प्रधानता हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक साधन आ गए हैं, इंटरैक्टिव ब्लैक बोर्ड आ गया है। तो इन तमाम माध्यमों के कारण हमारे लेखन में, हमारी अभिव्यक्ति में परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन को अंगीकृत करने की आवश्यकता है। मैं जो यहाँ पर रेखांकित करने की जो बात कर रहा हूँ,
वास्तव में जैसे जैसे भौतिक संसाधनों में परिवर्तन होता है, समाज के साधनों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे हमारी अभिव्यक्ति में भी अंतर आता है। और व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए यहां जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हमें साहित्य को व्यक्तित्व विकास से जोड़ना है। और व्यक्तित्व का अगर विकास करना है, व्यक्ति को अपने आप को संप्रेषित करना है, व्यक्ति को अपने आप को अभिव्यक्त करना है, तो अभिव्यक्त करने के लिए उसको आधुनिक साधनों के साथ साथ संपृक्त होना पड़ेगा, आधुनिक साधनों को अंगीकार करना पड़ेगा। और आधुनिक साधनों को जब वो अंगीकार करेगा तो वह अपने भीतर के ज्ञान को अभिव्यक्त कर पाएगा। मनुष्य के भीतर कितना ज्ञान है, वह कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, यह बात उसकी अभिव्यक्ति से ही सामने आ पाएगी। अगर जो व्यक्ति केवल लिखना जानता है, बोलना नहीं जानता, बोलना जानता है, उसको व्यवहार में लाना नहीं जानता, तो ये उसके व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से विकसित कर पाने में समर्थ नहीं होगा। आपने जितना अध्ययन किया है, जितना ज्ञान भीतर संग्रहित किया है, हृदयंगम किया है, उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी, हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। तो उस टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। यह साहित्य के साथ हम व्यक्तित्व विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। जैसे जैसे तंत्र बदलेगा, जैसे जैसे सूचना तंत्र बदलेगा, उस सूचना तंत्र के अनुरूप हमें अपने भीतर के ज्ञान को, अपने भीतर के संग्रहित साहित्य को बाहर निकालने की कोशिश करने की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम एक तो साहित्य का अध्ययन करें, हम अपने चिंतन को बढ़ाएं, हम अपने दृष्टिकोण को बढ़ाएं, और उस दृष्टिकोण के माध्यम से, क्योंकि थोड़े से अध्ययन के कारण आपकी अभिव्यक्ति में, आपके कथन में, आपके व्यवहार में तब्दीली नहीं आ सकती। जैसा कि अभी सिंह साहब ने कहा था कि इंतजार से नहीं, इंतजाम से जीवन बदलता है। तो यह इंतजाम बहुत व्यापक है, जो जिस इंतजाम की ओर संकेत किया गया है कि हमें अपने भीतर धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ अध्ययन करते हुए, चिंतन करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को, अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने, प्रस्तुति केवल बोलकर नहीं होती है, प्रस्तुति केवल भाषण से नहीं होती है, प्रस्तुति आपके कर्मों से भी होती है, आपकी क्रियाओं से भी होती है, आपके योगदान से भी होती है। और वह योगदान, वह क्रिया आपके अध्ययन के आधार पर बनी हुई होती है। तो जितना व्यापक आपका अध्ययन होगा, जितना भीतर तक आप पढ़ेंगे, उतना ही आप अपने आप को समाज में, उतना ही अपने आप को राष्ट्र में, और उतना ही अपने आप को सभी लोगों के बीच में आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे, अपने आप को दर्शा पाएंगे। और यही आपके व्यक्तित्व विकास के निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। पहले अपने आप को पहचानो, फिर अपने आप को दूसरे से किस प्रकार भिन्न है आप उसको उसकी तुलना करें, और कौन कौन सी आप में उनसे समानताएं हैं उनको देखें आप, और उसके आधार पर आपके भीतर जो प्रवृत्तियां विकसित हो सकती है, उन प्रवृत्तियों को विकसित करने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने पर कोई भी चीज असंभव नहीं है। दुष्यंत कुमार ने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो हमें प्रयास करने की जरूरत है, हमें कोशिश करने की जरूरत है, और कोशिश करने के बाद हम हर उस महान व्यक्ति के समान अपने चरित्र को विकसित कर सकते हैं जैसा कि वह है। तो हमें अपने भीतर ज्ञान को संकलित करके, साहित्यिक अध्ययन करके, क्योंकि साहित्य ही वह वस्तु है जो हमारे चरित्र को परिमार्जित करती है, साहित्य ही वह वस्तु है जो हमारे चिंतन को विशाल दिशा प्रदान करती है,
साहित्य ही वह वस्तु है जो हमारे विचारों में परिवर्तन ला सकती है। जब जब इस समाज में, जब जब इस राष्ट्र में परिवर्तन आए हैं, उसमें साहित्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए गहन साहित्यिक अध्ययन के माध्यम से और भाषा के परिष्कार के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं, व्यक्तित्व को विकास की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है। समाज में ही आपके गुणों को मापा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो आपके भीतर क्या है, क्या नहीं है, यह समाज में ही आकर के विकसित होगा। आप अपने आप में अकेले में क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आप समाज में जाते हैं, समाज में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्ति के स्तर पर ही आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हमें साहित्यिक अध्ययन के माध्यम से हमें अपने आप को विकसित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद सर। इस राज्य स्तरीय वेबिनार के दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर के.आर. मगरदे सर ने अभी साहित्य के माध्यम से किस तरह व्यक्तित्व विकास हम कर सकते हैं, साहित्य को पढ़कर के कैसे अपने दृष्टिकोण का, अपने चिंतन का विस्तार कर सकते हैं। साहित्य यदि किसी काल की परिस्थितियों को जानना है हमें, तो हम उस काल के साहित्य को यदि पढ़ते हैं तो उस काल की परिस्थितियों तक हम पहुंच जाते हैं। और इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है कि समाज में जो कुछ घटित होता है वह साहित्य में भी अंकित होता है। वही हमें दिखाता है साहित्य कि क्या कुछ समाज में घटित हो रहा है। साहित्य हमारे चरित्र के भावों को उदात्त बनाने का काम करता है। हमारे भीतर जो मानवीय मूल्य है, उन मूल्यों को, दया, क्षमा, इन उदात्त मानवीय मूल्यों को वो बनाए रखता है। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक जो संपन्न व्यक्ति है उसको तो कुछ थोड़े से ही लोग जानते हैं, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है उसे सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए हैं, रचनाकार हुए हैं। इन रचनाकारों को हम जानते हैं कि उनका जीवन अभावों में तो व्यतीत हुआ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी रचनाओं के रूप में हमारे बीच में हमेशा बने हुए हैं। और उनके विचारों को लेकर के, पढ़ करके और अंगीकार करके हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। इसलिए हमें साहित्य से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। हमारे चरित्र का वो परिष्कार करता है। तो इस तरह हम साहित्य के अध्ययन के द्वारा अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना सकते हैं। अब मैं इस राज्य स्तरीय वेबिनार के आभार प्रदर्शन के लिए हमारे बीच अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर आशीष गुप्ता सर हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे अतिथि द्वय, विशेषज्ञ द्वय, इनका और समस्त प्रतिभागी गण का आभार के प्रति आभार व्यक्त करें। आदरणीय गुप्ता सर। धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से आज के इस राज्य स्तरीय वेबिनार में हमने बहुत कुछ जाना और समझा। सबसे आखिरी में डहरिया मैडम ने इन सबको जो समराइज किया वो भी बहुत बेहतर तरीके से किया। निसंदेह एक अच्छा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। यही कारण है कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है। इससे समाज को दिशाबोध होता है और साथ ही उसका नवनिर्माण भी होता है। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है एवं कालखंड की विसंगतियों को, विद्रूपताओं को और विरोधाभासों को भी रेखांकित करता है।
और समाज को एक संदेश प्रेषित करता है, जिससे समाज में सुधार आता है और सामाजिक विकास में गति मिलती है। साहित्य में मूलतः 3 विशेषताएं होती हैं जो इसके महत्व को रेखांकित करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए साहित्य अतीत से प्रेरणा लेता है, वर्तमान को चित्रित करने में समर्थ होता है और साथ ही साथ भविष्य का मार्गदर्शन भी करता है। हम साहित्य को समाज का दर्पण भी कहते हैं। हालांकि जहां दर्पण मानवीय बाह्य विकृतियों और विशेषताओं का दर्शन कराता है, वहीं साहित्य मानव की आंतरिक विकृतियों और खूबियों को भी चिन्हित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्यकार समाज में व्याप्त विकृतियों के निवारण हेतु अपेक्षित परिवर्तनों को भी साहित्य में स्थान देता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं शासकीय कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे जो 2 प्रबुद्ध वक्ता डॉक्टर अमर सिंह छिंदवाड़ा से और डॉक्टर खेमराज मगरदे, जो हैं तो बैतूल के पर वर्तमान में भी भोपाल में हैं। अत्यंत व्यस्त हैं दोनों व्यक्ति, लेकिन उन्होंने हमारे एक निवेदन को स्वीकार कर लिया, तो मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं कि आज के वेबिनार से निश्चित रूप से उन्हें काफी लाभ प्राप्त हुआ होगा। मुझे डोंगरे सर भी दिख रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अचानक खबर मिली और हमें ज्वाइन किया। जो भी शैक्षणिक अशैक्षणिक मंडल हमसे जुड़ा हुआ है, मैं सभी का इस शासकीय कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फीडबैक लिंक आप देखेंगे तो चैट बॉक्स में दी गई है, एक बार हम फिर से उसमें डाल देते हैं, तो आप उस फीडबैक लिंक को भरिए और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मैं प्राचार्य के निर्देशानुसार अब इस राज्य स्तरीय वेबिनार के समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार। सर एक फोटो के लिए सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। एक बार सबसे निवेदन है कि अपना अपना कैमरा ऑन कर ले, तो हम एक फोटोग्राफ लेना चाहते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।